हे गाइस, मैं त्रिपाठी फ्रॉम दिस साइड और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और घरों से बाहर ना निकल के घर पे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू स्कूल हब 247। आप सभी का स्वागत है। और हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम हिस्ट्री के चैप्टर्स को लेके चल रहे थे और हिस्ट्री में किसकी, क्लास 7 की। ठीक है, क्लास 7 का हमने पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज, और हम फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था जैसा जानते हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है ना, इसका नाम के अनुसार ही हमने चैप्टर में देखा, हमने क्या देखा कि कैसे हम ट्रेस कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होते जा रहे हैं इन हजारों सालों में। यही चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक क्या है, सो आज का टॉपिक है आपका रीजन एंड एम्पायर। ठीक है ना, एम्पायर। तो रीजन और एम्पायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या कैसे चेंज होता है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो देखते हैं सबसे पहले आपकी बुक, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग किताब अपनी लेके बैठे होंगे और एक हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर और बुक ज़रूरी होती है किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले। और कोशिश किया कीजिए कि जो मैंने पढ़ाया है पीछे उसको रिवाइज करके आया कीजिए। हमने पीछे पढ़ाया क्या था, तो पीछे हमने देखा था कि कैसे जाति इमर्ज होती हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ओल्ड हमने क्या देखा था कि कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे लोग जंगल से सिविल सोसाइटीज़ में आके रहना स्टार्ट किए और वहाँ से फिर जाति बनी और जाति कैसे इमर्ज हुई। और आज हम देखेंगे कैसे रीजन, पैन रीजन, फिर पैन रीजनल बने, मतलब एक छोटा रीजन कैसे बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। यही सब चीज़ें देखने की हम आज कोशिश करेंगे। सो पहला पॉइंट लिखा है, आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, कि लार्ज स्टेट्स लाइक दोस चोलाज, तुगलक्स, मुगल्स इकम्प्रेस्ड मैनी रीजन। मतलब क्या है इसका? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, इस पहले चैप्टर में ये जो नाम आ रहे हैं चोलास का, तुगलक्स का, मुगल्स का, ये आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल ना घबराइएगा। ये चैप्टर जो फर्स्ट है ये आपको पूरा रेफरेंस देता है कि ये बुक में आखिर आप पढ़ने क्या वाले हैं। इस वजह से आपको कुछ अजीब नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में बिल्कुल ना घबराइएगा। उसके बारे में आगे चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये चोलास के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये थर्ड चैप्टर में, और मुगल्स के बारे में फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको क्या पता चला कि कुछ लार्ज स्टेट्स हुए, जैसे कि लार्ज स्टेट्स के क्या हुए, राजा हुए, चोलास, तुगलक्स और मुगल्स। इनके पास बहुत सारे रीजन्स थे। ठीक है ना, रीजन्स, छोटे छोटे रीजन्स जो होते हैं उनको कहा जाता है रीजन्स थे। फिर क्या आगे पढ़ते हैं कि असंस्कृत प्रशिष्टि। ठीक है ना, प्रेसिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बालबन। ये गयासुद्दीन बालबन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के एक राजा। ठीक है ना, इल्तुतमिश के बाद आते हैं ये गयासुद्दीन बालबन, क्या थे, वहीं के एक राजा थे दिल्ली सल्तनत में, जो हम चैप्टर थर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो ये जान जाइए कि बालबन एक आदमी थे जो राजा थे। ठीक है, इतना जान जाइए, बाकी आपके लिए अभी कुछ समझने लायक नहीं है, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए अभी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू अफगानिस्तान टू द वेस्ट, इंक्लूडेड ऑल साउथ इंडिया। मतलब इन्होंने पूरा भारत, ये जो भारत अब थोड़ा अजीब नक्शा बन गया है, तो इस पे उन्होंने पूरा कब्जा करने की बात कही है। ठीक है ना, तो क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर। मतलब वो क्या रूलर थे, वास्ट एम्पायर, कहाँ से, तो ये जो बंगाल है ना, ये बंगाल से लेके और आपका ये पूरा अफगानिस्तान होते हुए ये राजा थे। ठीक है ना, ये राजा इतना राजा अपने आप को बताते थे कि मैं इतने का राजा था उस समय। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, तो ये हमें पता चली प्रशिष्टि से। ये प्रशिष्टि क्या होती थी, तो ये प्रशिष्टि एक तरह की इंस्क्रिप्शन होती थी, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि ऐसे करके कुछ किताबें टाइप की बनवा दी जाती थी, उसमें गोद कर लिखवाया जाता था, कुछ मेटल टाइप का होता था वो, और वहाँ से हमें इनके बारे में ये चीज़ पता चली थी। ठीक है, अब क्या आगे की कहानी सुनो। तो हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज आर एग्जेग्रेटेड क्लेम्स कॉन्टेस्ट। मतलब क्या कि ये बढ़ा चढ़ा के बताई गई बातें हैं। मतलब गयासुद्दीन बालबन के बारे में, मतलब ये जो बात इन्होंने कही अपनी प्रशिष्टि में, ये झूठी थी, ऐसा कुछ सच नहीं था। इनका बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक कोई रीज़न नहीं था, ये सिर्फ एक जगह के राजा थे।
बस इतना हिस्टोरियंस बताते हैं इनके बारे में कि इतना जो ये क्लेम कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के, ये सब गलत बात है। अच्छा, ये लोग इतना क्लेम क्यों करते थे, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है, कि देखो प्रशिष्टि जो है वो लंबे समय तक रहेगी, मतलब कि उस समय के जो लोग थे उनका क्या, वो तो कुछ साल जिंदा रहेंगे, 60 साल 70 साल 80 साल, फिर उसके बाद उन लोग की डेथ हो जाएगी, मरना एक दिन सबको है, तो वो लोग भी मर जाएंगे, बाल बन भी मर जाएंगे। लेकिन जो प्रशिष्टि है वो तो जिंदा रहेगी, मतलब वो कहीं ना कहीं दफन रहेगी, और बाद में 500 1000 साल बाद किसी को पता चलेगा तो उसे क्या पता चलेगा कि एक गयासुद्दीन बालबन थे जिनके पास इतना बड़ा राज्य था। तो ये चीज़ बस बताने के लिए उन्होंने ये प्रशिष्टि में इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा। और हाँ, यही सारे राजा करते थे, मतलब लगभग अगर किसी के बारे में कहें तो वो ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन इनके बारे में पाया गया कि इन्होंने ऐसा झूठा क्लेम किया था। तो ये राजा अधिकतर काम करते थे अपना झूठा बस पंचम फहराने के लिए कि आगे चल के लोगों को हमारे बारे में क्या पता चलने वाला है। सो अब आगे देखते हैं। आगे है लैंग्वेज एंड रीजन करके टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है। सो बुक को देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको बताया क्या गया है। अच्छा, यहाँ पे एक मैप है, उसमें मैं बता देता हूँ कि उन्होंने आखिर क्लेम कितना किया। तो ये बंगाल देख रहे हो, ये बंगाल से ये अफगानिस्तान, मतलब ये साउथ इंडिया, मतलब ये बंदा पूरा इंडिया ही, इंडिया छोड़ो, इंडिया के जो बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान हर चीज़ ये क्लेम कर रहे थे, उस समय अपनी प्रशिष्टि में ऐसा लिखवाए हुए थे, ठीक है। सो ये चीज़ थी गयासुद्दीन बालबन के बारे में। अब आते हैं लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में पढ़ते हैं। सो लैंग्वेज एंड रीजन, ये एक पोएट थे आमिर खुसरो, ठीक है, जो 1318 मतलब 1318 में ये एक पोएट थे। ये दिल्ली सल्तनत के समय ये एक पोएट हुए थे। इन्होंने कुछ बातें बताई। वो बातें क्या थी कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द दिस लैंड, मतलब कि यहाँ पे जो लैंड है यहाँ पे हर एक डिफरेंट रीजन का डिफरेंट क्या है, लैंग्वेज है। इन्होंने यही चीज़ बताने की कोशिश करी। जैसे इन्होंने बताया कि सिंधी, लोरी, फिर उसके बाद कश्मीरी, फिर ये ऐसे करके इन्होंने खूब सारे लैंग्वेज के नाम बताए जो अलग अलग राज्यों में बोले जाते थे, अलग अलग रीजन्स में बोले जाते थे। उस समय राज्य नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन आगे चल के इन्होंने एक चीज़ और बताया कि आमिर खुसरो ऑन टू एक्सप्लेन दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, ठीक है ना। उन्होंने ये चीज़ तो बता दी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि देयर वॉज अ संस्कृत, एक संस्कृत लैंग्वेज भी है, डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, ये किसी रीजन से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ये एक पुराना लैंग्वेज है जो कॉमन पीपल नहीं जानते थे, जो सिर्फ ब्राह्मण्स जानते थे। अच्छा, ये बात आपको जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आगे जो आप चैप्टर पढ़ने, मतलब इसका आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियन, इसमें ब्राह्मण्स के बारे में बताया गया है। उसमें यही चीज़ आपको समझाई गई है कि संस्कृत की वजह से कैसे ब्राह्मण्स स्ट्रांग हुए, ठीक है। सो अभी तो ये चीज़ छोड़ देते हैं, बस इतना समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक संस्कृत लैंग्वेज थी वो सबको नहीं आती थी, कॉमन पीपल्स को नहीं आती थी, वो सिर्फ आती थी ब्राह्मण्स को, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि आगे आपके चैप्टर में क्या लिखा है। सो देखते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन समझ लिए कि एक आमिर खुसरो पोएट थे, 1300 AD में उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था कि हर अलग रीजन के हर अलग लैंग्वेज होते थे। एक संस्कृत ऐसा लैंग्वेज था जो कॉमन पीपल को नहीं आता था, बल्कि वो क्या होता कि सिर्फ ब्राह्मण्स को आता था। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या लिखा है। तो बाई 700 हम जो 700 आपको बताते चल रहा हूँ कि हम 700 से 750 AD के बीच की ये ड्यूरेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस्ड, ठीक है ना। तो क्या हो गए थे, बहुत सारे रीजन क्या हो गए थे, मतलब किसी न किसी राजा के अंडर अधिकार उनका हो गया था रीजन्स का। डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो। इसमें ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि 700 जो AD का समय था, इस समय आपका जो रीजन्स थे वो किसी न किसी राजा के अधिकार में आ चुके थे। अब हमने पीछे बात की आमिर खुसरो की, उन्होंने क्या बताया कि रीजन्स क्या होते थे, उनका हर एक अलग लैंग्वेज होता था। लैंग्वेज ही नहीं, यहाँ पे आपको यही चीज़ बताने की कोशिश की गई कि उनका एक अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस भी होता था, उनका अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता था। मतलब कि कोई रीजन ऐसे है
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके बगल वाला रीजन ऐसा ही हो, वो क्या पता ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। ये ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है ना। किसी का लैंड क्या है, किसी के लैंड जिस अधिकार में आता है वो सर्कुलर हो, किसी का सर्कुलर ना हो बल्कि सेमी सर्कल हो, ऐसे टाइप का भी कुछ चीज़ें पाई गई थी। मतलब ज्योग्राफिकल डायमेंशन सबके सेम नहीं थे। लैंग्वेज तो आमिर खुसरो ने खुद बता दी कि सबके सेम नहीं होते थे, और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम नहीं होते थे। जैसे हम बात कर ले साउथ के कल्चरल स्टिक्स, जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो नॉर्थ के कल्चरल स्टिक्स से बिल्कुल नहीं मिलते थे। मतलब अगर आगे चल के जैसे चोलाज हुए, उन्होंने तो पैन रीजनल फैलाया, मतलब कि पूरे देश में राज किया, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल नहीं मिलते थे। साउथ इंडिया का मतलब हो गया आपका चेन्नई साइड, और नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली के इधर साइड, मतलब उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में आती हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बताया गया है, सी देयर वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलर डायनेस्टीज। यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि जो कुछ ऐसी करके स्पेसिफिक रूलर डायनेस्टीज भी आई, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा चोलाज के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ा ये मुगल्स के बारे में, तुगलक्स के बारे में पढ़ा नहीं, हम आगे जानेंगे इन सब के बारे में। हम इन सब का नाम अभी जाने कि ये सब एक अजीब टाइप के प्राणी हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल। देयर वॉज अ कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज डायनेस्टीज, और इन डायनेस्टीज के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, और बिल्कुल होती थी, क्योंकि अगर मुगल्स जीते तो मुगल्स किसको हरा के जीते, लोदीज को हरा के जीते। अब ये लोदीज कौन थे, तो ये भी एक अजीब टाइप के प्राणी थे, इनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। ये एक डायनेस्टी थी, लोदी थी, और इनको हरा के मुगल्स ने राज किया था। इतना बस जान लीजिए। तो ये यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, मरते रहते थे, यही सब चीज़ें की गई, ठीक है। आगे क्या हुआ, लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स were able to build an empire that was a pan-regional spanning diverse region। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है आपको कि जो चोलास, तुगलक्स, खिलजीज थे, इन सब ने अधिकार जमाया पूरे देश पे, और ये पूरे देश पे आपका जो अधिकार जमाने को वर्ड दिया गया है ये पैन रीजनल करके दिया गया है, ठीक है। रीजन नहीं, ये पूरे रीजन्स के रीजन्स को कब्जा किया और एक पैन रीजन बनाया, एक फैला चौड़ा हुआ रीजन अपना इस्टेब्लिश किए। हाँ, आगे भी एक बात कही गई है, आगे क्या बोला गया, एंड दे वर नॉट इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे मान लो एक लोदी डायनेस्टी, आपको मैं समझा चुका हूँ कि बस मानना है आपको कि ये चीज़ थी, ठीक है। लोदी डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी ने उतना सक्सेसफुल रन नहीं किया जितना कि मुगल ने किया। यही चीज़ जितना कि तुगलक ने नहीं किया, जितना तुगलक ने डायनेस्टी ने अच्छा सक्सेसफुल रन किया, उतना आपका क्या कहते हैं खिलजीज ने नहीं किया। तो यही चीज़ें आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझते हैं, अब आगे चलते हैं। व्हेन द मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, मुगल एम्पायर अपना मतलब जो इंडिया भारत कहें तो इसका एक बहुत बड़ा जो एम्पायर था वो मुगल ही था लास्ट, फिर इसके बाद ब्रिटिश रूल करने लगे थे। ये चीज़ यहाँ पे बताई नहीं, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। ये क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे 18th सेंचुरी में क्या होता है, जब मुगल शासन गिरता है, ठीक है। हम 1750 के बारे में यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन हम मुगल्स के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, और मुगल्स में ये चीज़ है कि वो डिक्लाइन कैसे होते हैं। सो वो डिक्लाइन होते हैं जब उस मतलब कि 18th सेंचुरी में, तो क्या होता है, इट लेड टू री इमर्जेंस ऑफ रीजनल एम्पायर, रीजनल स्टेट्स कह सकते हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो एक बहुत बड़ा राज्य मुगल ने बनाया था छोटे छोटे को कब्जा करके, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स को कब्जा करके, अब क्या हो गया है कि वो फिर से छोटे छोटे अपने खुद से इमरजेंस मतलब खुद से उठने लगे हैं, और मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया है, मुगल एम्पायर ख़त्म होने लगा था। तो ये एम्पायर क्या हो गए, अलग हो गए वहाँ से और आज़ाद हो गए। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। सो आगे देखते हैं, बट द ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टरेटेड द कैरेक्टर ऑफ रीजन्स। मतलब क्या कि ये जो पैन रीजनल एम्पायर थे, ठीक है ना, ये इन्होंने जो रूल किया
इसकी वजह से क्या हुआ कि रीजन्स के कैरेक्टर में चेंजेस आए बाय द इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस। किसकी वजह से? तो ये जो ट्रेडिशन जो शेयर किया गया इसकी वजह से। कैसा ट्रेडिशन? तो जैसे मुगल्स में कोई अच्छा मतलब लॉ बनाया गया होगा, तो वो रीजन्स जो थे जो अलग हुए टूटने के बाद एक छोटा रीजन बना, उन्होंने भी वो रूल अपना लिया होगा अपने यहाँ, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है 2 पॉइंट्स में। फिर थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 to 750 द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ये 700 से 750 का टाइम था, इसके समय जो कैरेक्टर था डिफरेंट रीजन्स के, ये कभी भी आइसोलेशन मतलब एकांत में, कभी भी ये एकांत में रूल नहीं किए। इन्हें सब चीज़ों के बारे में पता था। इन्हें पता था कि मुगल्स रूल कर रहे हैं, मुगल्स कैसे रूल कर रहे हैं। जैसे मुगल्स रूल करते थे, कुछ लॉ उनके, कुछ कानून, कुछ उनकी बिल्डिंग्स, ये लोग भी अपनी जगह पे कॉपी करने की कोशिश करते थे। यही चीज़ आपको यहाँ पे लास्ट में चैप्टर के बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। मतलब कि आपको यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो रीजन्स थे वो कभी भी आइसोलेट नहीं हुए, मतलब कभी भी एकांत में नहीं ग्रो किए। आपको ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि थ्रू द 1000 ईयर, देखिए थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 to 750 द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। उनके ऊपर पैन रीजनल का एम्पायर का क्या हुआ? इफेक्ट पड़ा। दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर जो पैन रीजनल एम्पायर, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा और इसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस वहाँ के कॉपी करने की कोशिश की और अच्छे से कॉपी किया भी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी और ये पूरा टॉपिक यहीं से ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कैसे टाइम के अनुसार चेंजेस होते गए, किसमें? तो रीजन्स में, एम्पायर में, कैसे एक जगह से दूसरा रीजन क्या होता है उसमें एम्पायर चेंज हो जाता है। यही चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? तो हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं, हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चेंजेस हुए, ठीक है गाइस। सो गाइस, अगला टॉपिक क्या होने वाला है आपका? ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, और ये कल ही आने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक कल ही है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे फैलाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाइए, ठीक है गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।